हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पुष्पा क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने आपकी बुक स्टार्ट करी हुई थी कृतिका और हम कर रहे थे उसका चैप्टर सेकंड चैप्टर के हमने सार करवा दिए। अब हम उसके क्वेश्चन आंसर आपको करवाएंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो हम इसका क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं और मैं आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझाती भी जाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं था, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थीं। अब वो बता रही हैं कि उन्होंने कभी अपनी नानी से ना मिली थी, ना उनसे कभी बात करी थी, फिर भी वो अपनी नानी से इतनी ज़्यादा प्रभावित क्यों थी। चलिए आंसर पढ़ते हैं। लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं था, किंतु उनके बारे में सुना अवश्य था। उसने सुना था कि उनकी नानी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा से भेंट की थी। उस भेंट में उन्होंने यह इच्छा प्रकट की थी कि वे अपनी बेटी की शादी किसी क्रांतिकारी से करवाना चाहती हैं, अंग्रेज के किसी भक्त से नहीं। अर्थात वो बता रही हैं कि उन्होंने अपनी नानी को कभी देखा नहीं था, लेकिन औरों से उनके बारे में बहुत कुछ सुना था। उन्होंने यह भी सुना था कि जब उनकी नानी का अंतिम समय आ रहा था, मतलब उनको पता चल गया था कि वो अब मरने वाली हैं, तो उन्होंने अपनी शर्म इच्छा को हटा के, पर्दा में रहती थी वो, पर्दे से बाहर आके उन्होंने अपने पति के दोस्त प्यारेलाल, क्रांतिकारी थे वो, स्वतंत्रता के सेनानी थे, तो उन्होंने उनसे अपने मन की इच्छा बताई कि वे चाहती हैं कि उनकी बेटी का विवाह किसी क्रांतिकारी सिपाही से हो, ना कि किसी अंग्रेजों के विचारों को पसंद करने वाले अंग्रेज भक्त से। ठीक है ना। एक तो उनके अंदर ये वाली भाव थे, इससे पता चलता है कि वो देशभक्ति उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी और वो बहादुर थी, साहसी थी। तभी तो पूरे जीवन उन्होंने पर पुरुष से बात नहीं करी थी, उसके बावजूद भी वो अपने पति के दोस्त से बातें करने के लिए तैयार हो गई, अपनी साहस का परिचय देते हुए। आगे हमें लेखिका और क्या बता रही हैं। इस इच्छा में देश की स्वतंत्रता की पवित्र भावना थी। यह भावना बहुत सच्ची थी, इसमें साहस था। जीवन भर पर्दे में रहकर भी उन्होंने किसी पर पुरुष से मिलने की हिम्मत की थी। इससे उनके साहसी व्यक्तित्व और मन में सुलगती हुई स्वतंत्रता की भावना का पता चलता है। लेखिका इन्हीं गुणों के कारण अपनी नानी के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थी तथा उनका सम्मान करती थी। आगे हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लेखिका की नानी आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। अब वो हमसे पूछ रहे हैं कि जो उनकी नानी थी वो स्वतंत्रता के आंदोलन में किस तरह उनकी भागीदारी हम मानते हैं। तो इसका आंसर हम पढ़ते हैं। लेखिका की नानी आज़ादी के आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भले ही भाग नहीं ले पाई, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से सदैव इस लड़ाई में सम्मिलित रही। और इसका मुख्य उदाहरण यही था कि उन्होंने अपनी पुत्री की शादी की जिम्मेदारी अपने पति के स्वतंत्र सेनानी मित्र को दी। वह अपना दामाद एक आज़ादी का सिपाही चाहती थी, न कि अंग्रेजों की चाटुकारी करने वाले को। उन्हें अंग्रेजों और अंग्रेजियत से चिढ़ थी। उनके मन में आज़ादी के लिए एक जुनून था। अब वे बता रहे हैं कि ज़रूरी थोड़ी ना कि हर कोई आगे बढ़ के आंदोलनों में भाग ले या धरने में भाग ले। वो कह रही हैं कि वो घर में रहकर भी उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से आज़ादी के में उन आंदोलन में उनकी भागीदारी रही। और उसका मुख्य उदाहरण क्या था, वो उन्होंने अपने मन की इच्छा बताई कि वे नहीं चाहती
कि उनकी बेटी का विवाह किसी अंग्रेजी सत्ता को पसंद करने वाले व्यक्ति से हो। वो चाहती थी कि उनकी बेटी का विवाह एक स्वतंत्रता सैलानी आंदोलन के सिपाही से हो। यही उनकी बात बताती है कि उनके मन में देश की आज़ादी के लिए आंदोलन में भाग लेने की अप्रत्यक्ष रूप से इच्छा जागृत हुई थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में अब हमसे 2 सवाल पूछे हैं। नंबर क्या, लेखिका के माँ के व्यक्तित्व की विशेषताएं बताइए। यानी कि वो जो महिला थी लेखिका की माँ, वो पूर्ण रूप से एक महिलाओं वाले कार्य नहीं करती थी, फिर भी वो सबके दिलों में एक राज करती थी। उसके हमसे गुण पूछे हैं, तो हम नंबर कै का बताएंगे। सबसे पहले इसका उत्तर है कै का। लेखिका की माँ बहुत ही नाजुक, सुंदर और स्वस्थ विचारों की महिला थी। उसमें ईमानदारी, निष्पक्षता और सच्चाई भरी हुई थी। वे अन्य माताओं की तरह कभी भी अपनी बेटी को अच्छे बुरे की न सीख दी और न खाना पकाकर खिलाया। उनका अधिकांश समय अध्ययन तथा संगीत को समर्पित था। वे कभी झूठ नहीं बोलती थी और न कभी इधर की बात उधर करती थी। शायद यही कारण था कि हर काम में उनकी राय ली जाती थी और सब कोई उसे सहर्ष स्वीकार भी करता था। यानी कि वे बता रही हैं कि बाकी महिलाओं की तरह वो अच्छे बुरे की अपनी बेटियों को कि ये कार्य अच्छा है, वो कार्य अच्छा है, वो चाहती थी कि बच्चे स्वयं अपने निर्णय स्वयं लें। और एक वो भारतीय महिलाओं की तरह रसोई में घुसकर खाना पकाना, बच्चों को खिलाना, इन सब कामों में अपना समय व्यर्थ नहीं करती थी। वो अध्ययन और संगीत में अपना समय को व्यतीत करती थी। और एक उनके अंदर 2 बहुत अच्छे गुण थे। एक, वो कभी झूठ नहीं बोलती थी। दूसरा, वो कभी इधर की बात उधर कभी नहीं करती थी। यानी कि कोई व्यक्ति उनको अपने मन की बात, अपनी सीक्रेट बताता था तो वो किसी दूसरे को उसका सीक्रेट पास आउट नहीं करती थी। आगे हम क्वेश्चन ख लेते हैं इसका। लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चरित्र चित्रण कीजिए। यानी कि जो उनके घर का माहौल था, वातावरण था, वो किस तरीके का था। अब पढ़ते हैं हम। लेखिका की दादी के घर में कुछ लोग जहाँ अंग्रेजियत के दीवाने थे, वहीं कुछ लोग भारतीय नेताओं के मुरीद भी थे। घर में बहुमती होने के बाद भी एकता का बोलबाला था। यानी कि उनके घर में कुछ लोग तो अंग्रेजियों के चाल ढाल, रंग ढंग से जीना चाहते थे और कुछ भारतीय परंपराओं के द्वारा बंधे हुए थे और वो अपने संस्कारों के द्वारा ही अपना जीवन व्यतीत करते थे। उसके बावजूद भी आपस में दोनों संस्कृतियों में प्यार था। आगे हम पढ़ते हैं। घर में किसी प्रकार की संकीर्णता नहीं थी। सभी लोग अपनी अपनी स्वतंत्रता व निजता बनाए रख सकते थे। घर के बच्चों के पालन पोषण में घर के सभी लोग जिम्मेदार थे। कोई भी सदस्य अपने विचार किसी पर थोप नहीं सकता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि घर का माहौल अमन, चैन से भरपूर और सुखद था। यानी कि कोई भी अपने विचार, अपनी इच्छा दूसरों पे नहीं डालते थे और घर के बच्चे जो थे उनका पालन पोषण में सभी का बराबर का
हाथ था। जैसे कि कोई किसी को अंग्रेजी ढंग से रहने की आदत थी, तो वो जो भारतीय थे, भारतीय संस्कृति से रहते थे, उनके ऊपर वो अपनी इच्छा नहीं थोपते थे। और जो भारतीय संस्कृति से रहते थे वो अंग्रेजों से रहने वाले, जैसे ढंग से रहने वाले लोगों पे अपनी इच्छा नहीं थोपते थे। परिवार में एकता थी, प्यार था, सुकून था, और वो आराम से हैप्पी लाइफ अपनी अपनी निजीता से जी रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। अब इसका आंसर पढ़ते हैं, फिर हम इसका आंसर आपको समझाएंगे। दादी जी एक सामान्य महिला थी। उनके मन में लड़का लड़की का भेद नहीं था। पीढ़ियों से परिवार में किसी कन्या का जन्म नहीं हुआ था। पराया सभी लोग लड़के की कामना करते थे। दादी को यह भेदभाव शायद चुभता होगा और परिवार में किसी कन्या का न होना उनके मन को बेचैन करता होगा। शायद इसी कारणों की वजह से परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत मांगी। अब इन्होंने हमें बताया है जो उनकी परदादी थी वो लड़के और लड़की में भेदभाव नहीं करती थी। और उनको एक मुख्य कारण ये भी था कि बहुत समय से घर में किसी कन्या ने जन्म नहीं लिया था। तो वो उनकी इच्छा थी, उनका मन था कि इस भेदभाव से ऊपर उठकर भगवान से उन्होंने मन्नत मांगी कि हमारे घर में पोत बहू को एक बेटी कन्या का जन्म हो। इस लड़के लड़की के को भेदभाव नहीं करती थी। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इसमें हम आंसर पढ़ते हैं, फिर हम आपको समझाएंगे। इस पाठ से स्पष्ट है कि मनुष्य के पास सबसे प्रभावशाली अस्त्र है अपना दृढ़ विश्वास। यानी कि अस्त्र का मतलब होता है हथियार। एक तरीके से हमारे अंदर जो दृढ़ता का एक भाव होता है ना, वो हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। विश्वास और सहज व्यवहार। यदि कोई सगा संबंधी गलत राह पर हो तो उसे डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से व्यवहार करना चाहिए। लेखिका की नानी ने भी यही किया। उन्होंने अपने पति की अंग्रेज भक्ति का न तो मुखर विरोध किया, यानी कि ना तो उन्होंने कभी मुंह से बोला कि मुझे तुम्हारी ये वाली बात पसंद नहीं है क्योंकि तुम अंग्रेज़ों के तौर तरीक़ों से रहते हो, खाते हो, पीते हो और बोलचाल ढंग भी तुम्हारा अंग्रेज़ों जैसा है। ना तो उन्होंने कभी मुंह से ये वाली बात निकाली, ने समर्थन किया। वे जीवन भर अपने आदर्शों पर टिकी रही, लेकिन उनकी देखा देखी वो ये नहीं कि वो भी उन्हीं के रंग में रंग जाती। वो अपनी परंपरा, अपने आदर्शों पर पूरी तरह टिकी रही, यानी कि भारतीय संस्कृति को उन्होंने नहीं छोड़ा। परिणाम स्वरूप अवसर आने पर वह मनवांछित कार्य कर सकी और यही कारण था वो जब समय आया तब उन्होंने अपने मन की इच्छा को बताया कि वो चाहती हैं कि उनकी पुत्री का विवाह किसी स्वतंत्र सिपाही से हो। आगे हम पढ़ते हैं, उसमें दूसरा उदाहरण भी दे रखा है। लेखिका के माता ने चोर के साथ जो व्यवहार किया वह तो सहजता का अनोखा उदाहरण है। उसने न तो चोर को पकड़ा, न पिटवाया, बल्कि उससे सेवा ली और अपना पुत्र बना लिया। उसके पकड़े जाने पर उसने उसे उपदेश भी नहीं दिया। उसने इतना ही कहा, अब तुम्हारी मर्जी, चाहे चोरी करो या खेती। उसकी इस सहज भावना से चोर का हृदय परिवर्तन हो गया
उसने सदा के लिए चोरी छोड़ दी और खेती को अपना लिया। यानी कि आम लोग क्या करते हैं, अगर मान लो कोई चोर पकड़ा जाता है तो शोर मचाते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, उसको मार पिटाई करते हैं। कुछ मार पिटाई नहीं करते तो उसको उपदेश देते हैं कि अच्छा भला है, चोरी क्यों कर रहा है, चोरी करना गंदी बात है। लेकिन जो उनकी लेखिका की बात वो थी, उन्होंने ऐसा कोई उनको उपदेश नहीं दिया और कोई उनको शिक्षा नहीं दी, ना उनको पिटवाया ना मारा, और उनको सहजता से इतने प्यार से उन्होंने इस तरह की बातें करी कि चोर के अंदर अपने आप ही ये भाव आ गए कि चोरी तो गलत बात है, मुझे खेती करके अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। आंसर पढ़ लेते हैं हम। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। लेखिका को यह बात तब पूरी तरह समझ में आ गई जब उनके 2 बच्चे स्कूल जाने लायक हो गए। लेखिका कर्नाटक के एक छोटे कस्बे में रहती थी। उन्होंने वहाँ एक कैथोलिक चर्च के बिशप से एक स्कूल खोलने का आग्रह किया, परंतु उन्होंने क्रिश्चियन बच्चों की संख्या कम होने की बात कहकर स्कूल खोलने से मना कर दिया। लेखिका ने कहा कि गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, परंतु बिशप तैयार नहीं हुए। ऐसे में लेखिका ने आगे बढ़ते हुए अपने दम पर एक ऐसा स्कूल खोलने का मन बना लिया जिसमें अंग्रेजी, कन्नड़ और हिंदी तीनों भाषाएं पढ़ाई जाएंगी। लोगों ने भी लेखिका का साथ दिया और वे बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिलाने में सफल हुई। मतलब जब उनके बच्चे स्कूल जाने वाले हुए, बड़े हो गए, तब उन्होंने चर्च के बिशप से पूछा कि हमें एक स्कूल खोल लेना चाहिए। तो उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे क्रिश्चियन बच्चों की संख्या कम है। इस बात से ये पता लगता है कि वो चाहते थे कि क्रिश्चियन के बच्चे पढ़ें, बाकी स्कूल के चाहे बच्चे पढ़ें चाहे ना पढ़ें। ऐसे में फिर लेखिका ने क्या कहा कि गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा का पूरा अधिकार है। जब वो इस बात में सफल नहीं हुई, वो स्कूल नहीं खोला, तो लेखिका ने अपने दम पे एक ऐसा स्कूल खोला जहाँ पे तीनों भाषाओं को पढ़ाई जाती थी, हिंदी, इंग्लिश और कन्नड़। और उनका लोगों ने भी बहुत समर्थन दिया, साथ दिया, जिसके बलबूते पे उन्होंने स्कूल खोलने में वो सफल हुई। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। इसका आंसर हम पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो लोग कभी झूठ नहीं बोलते और सच का साथ देते हैं, जो किसी की बात को इधर उधर नहीं करते, अर्थात चुगलखोरी से दूर रहते हैं, जिनके इरादे मजबूत होते हैं, जो हीन भावना से ग्रस्त नहीं होते तथा जिनका व्यक्तित्व सरल, सहज व पारदर्शिक होता है, उन्हें पूरा समाज श्रद्धा भक्ति भाव से देखता है। यानी कि झूठ ना बोलना, कभी चुगलखोरी नहीं करना। किसी ने तुम्हें अपना समझ के तुम्हें कोई बात बताई है और तुम जाके किसी दूसरे को उसकी बात सीक्रेट बताते हो, ये भी अवगुण नहीं होने चाहिए। और अपनी बात में दृढ़ता होनी चाहिए, अपने इरादे पक्के होने चाहिए, तभी तुम सफलता को प्राप्त करोगे और लोगों की नज़रों में भी तुम्हें पसंद किया जाएगा। और श्रद्धा भक्ति मतलब जो भाव होते हैं, श्रद्धा भाव तुम्हारे लिए बढ़ेंगे। अपने सरल, सहज और पारदर्शिक व्यवहार रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए। आंसर पढ़ लेते हैं हम। लेखिका व उसकी बहन एकांत प्रिय स्वभाव की थी।
लेखिका व उनकी बहन के व्यक्तित्व का सबसे खूबसूरत पहलू था वे दोनों ही जिद्दी स्वभाव की थी, परंतु इस जिद से वे हमेशा सही कार्य को ही अंजाम दिया करती थी। ये जिद शब्द बनाया है, मतलब एक तरीके से प्रयोग किया है दृढ़, अपने निश्चय में वो दृढ़ थी, कोई भी वो फैसला लेती थी उसको अंजाम तक पहुंचाती थी। ये नहीं कि बस पहले हमने एक प्रॉमिस किया फिर वो पूरा नहीं हुआ, हम परेशान हुए तो हमने वो छोड़ दिया, ऐसा वो नहीं करती थी। उन्होंने स्कूल खोलने के लिए करा तो उन्होंने पूरे दृढ़ निश्चय किया और स्कूल खोलकर ही आगे बढ़ी वो। इसी तरह वो इस आंसर में भी हमें समझा रहे हैं कि वे दोनों जिद्दी नहीं, मतलब एक तरीके से दृढ़ संकल्पी थी। आगे हम पढ़ते हैं, लेखिका की जिद ने ही कर्नाटक में स्कूल खोलने के लिए प्रेरित किया था। वे दोनों स्वतंत्र विचारों वाले व्यक्तित्व की स्वामिनी थी और इसी कारण जीवन में अपने उद्देश्यों को पाने में सदा आगे रहती थी। जब तुम किसी चीज़ के लिए दृढ़ हो जाओगे तभी वही मंजिल तुम्हें प्राप्त होती है, वरना अगर तुम्हारा दृढ़ निश्चय नहीं है, तुम उसमें कोताहू बरत रहे हो, अपने लक्ष्य को पाने में आलस कर रहे हो, इच्छा को व्यक्त नहीं कर रहे हो और क्या कहते हैं अपनी इच्छा को कमज़ोर कर रहे हो कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ऐसे में फिर तुम्हें सफलता पाना मुश्किल हो जाएगा। जब भी तुम कोई निर्णय लो उसको दृढ़ता से पूरा करो और पूरी मेहनत करो, तब भी तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। आई होप आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझ आए होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। बाय बाय।